नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। बिहार का दंगल सज चुका है। 3 चरणों में होने वाले दंगल में दिग्गज दम भरेंगे। वहीं हरियाणा के बड़ौदा में सजने वाले चुनावी अखाड़े की तारीख भी जल्द तय होगी। लेकिन बड़ौदा के रण में राजनीतिक रणबांकुरों ने हुंकार भरनी शुरू कर दी है और सत्ताधीशों रूपी चिकित्सकों ने भी बड़ौदा की नब्ज देखकर इलाज करना शुरू कर दिया है। तो दंगल तैयार है और इस दंगल को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां हरियाणा की अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही हैं। बिहार का दंगल आपको हमने बताया 3 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन बड़ौदा के रण में राजनीतिक रणबांकुरों ने जो हुंकार भरी है, सत्ताधीशों की तरफ से जो नब्ज टटोलने की कोशिश की जा रही है। बड़ौदा उपचुनाव अगर हम बात करें, वो सत्ता पक्ष और विपक्षी दल सबके लिए नाक का सवाल बना है। सरकार कहती है विकास जीतेगा, विपक्ष कहता है विकास सड़कों के गड्ढों में हिचकोले खा रहा है, जल भराव में डूब गया है। हरियाणा की सियासत में बड़ौदा सीट की हार जीत से तो किसी पार्टी की सेहत पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह हार जीत बहुत कुछ और तय करेगी। यह सीट तय करेगी कि कृषि बिलों को वोटर ने स्वीकारा या नकारा। यह सीट तय करेगी कि विकास का दावा जीतेगा या फिर विपक्ष का विरोध। यह सीट तय करेगी कि ग्राम पंचायतें क्या चाहती हैं, क्योंकि हरियाणा में आने वाले दिनों में ग्राम पंचायतों का चुनाव होना है। सरकार की तरफ से बड़ौदा हलके को चुनावी सौगातों की बौछार से तरबतर करने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण सौगातों का जिक्र करना भी जरूरी है। एक नजर ग्राफिक्स पर डालेंगे और उसके बाद फिर मुद्दे की बात करेंगे। बड़ौदा को मनोहर सौगात आज दी गई। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप की सौगात देने की बात कही गई है। 4 मीट्रिक टन प्रति घंटा की क्षमता वाली राइस मिल बनेगी, ऐसा सरकार कहती है। जनता कॉलेज को अपग्रेड कर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, यह भी सरकार ने कहा है। हल्के के विकास के लिए 65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये फिलहाल वो सौगात हैं जो इस वक्त चुनाव के दौरान बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दी जा रही हैं। बड़ौदा सीट का इतिहास भी आप देख सकते हैं कि कब कब कौन पार्टी यहां से जीती है और किस उम्मीदवार को यहां से जीत मिली है। एक एक करके ग्राफिक्स आप देख सकते हैं और आगे हम बढ़ेंगे कि इसके बाद जो स्थिति कैसे बनी। 1967-68 को आपको हमने दिखाया, 82, 87, 91, 96 कि कौन पार्टी यहां से जीती है और किस पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली है। कुल मिलाकर इस पूरे ग्राफिक्स पर आपने नजर डाली तो आपको लगा होगा कि यहां पर 2 प्रकार के लोग जो हैं वो जीते हैं, यानी 2 पार्टियां मुख्यतः यहां पर जीत दर्ज करती रही हैं। एक कांग्रेस विचारधारा, दूसरी इंडियन नेशनल लोकदल कह सकते हैं या फिर चौधरी देवीलाल की विचारधारा को हम कह सकते हैं कि यहां से जीत दर्ज करती रही है। लेकिन पिछले काफी समय से यहां कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। लेकिन अब सरकार यह कहती है कि हमने विकास बहुत करवाया है और किसान के लिए कृषि बिलों की सौगात दी है और विश्वविद्यालय की सौगात भी बड़ौदा के लोगों को, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दी गई है। देखना दिलचस्प रहेगा कि इन सौगातों का असर क्या पड़ेगा बड़ौदा के लोगों पर और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर। लेकिन हम आज जो चर्चा करेंगे वो यही करेंगे कि यहां पर विकास जीतेगा, विपक्ष का विरोध जीतेगा, किसान जीतेंगे, कौन जीतेगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। वंदना पोपली हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। अजय गुलिया जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता, अजय गुलिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमेश बामल है कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता, रमेश बामल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शंभू भद्रा वरिष्ठ पत्रकार है, शंभू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी मेहमानों को स्क्रीन पर लाया जाए ताकि एक एक से बातचीत करना शुरू करें। चलिए, मैं सबसे पहले वंदना पोपली जी आपके पास आऊंगा। वंदना पोपली जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी, सुनाई दे रही है। वंदना पोपली जी, जो पिछले काफी समय से घमासान मचा हुआ है, सरकार ये कहती रही है कि विपक्ष जो है वो किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि अगर विपक्ष ऐसा कर रहा है तो फिर इसके नतीजे आएंगे आने वाले दिनों में, जब यहां पर विधानसभा का उपचुनाव होगा और जिस पार्टी को यहां से जीत मिलेगी, क्या यह तय माना जाए कि यह जीत या हार इस बात का कहीं ना कहीं तस्दीक करेगी कि बिल ठीक है, बिल ठीक नहीं है?
देखिए शमशेर जी, अभी आपने जब अपना स्टेटमेंट दे रहे थे शुरुआत में, तो आपने एक जगह में गागर में सागर भर दिया। आपने कहा विपक्ष का विरोध। तो मुझे लगता है कि आप भी मानते हैं, कहीं ना कहीं मीडिया भी मानता है, और जो हरियाणा प्रदेश की जनता है वो भी मानती है कि जो विरोध दिखाया जा रहा है वो सिर्फ विपक्ष का विरोध है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं विपक्ष का विरोध का मतलब हमारा उससे नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं विपक्ष जो विरोध करा जिन बातों को लेकर, वो बातें जीतेंगे, मुद्दे जीतेंगे या फिर सरकार जीतेगी? जी। देखिए, मुद्दे तो यहाँ पर सीधा सीधा एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा। अगर मैं बात करूं बड़ौदा की, बड़ौदा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की में आती है कॉन्स्टिट्यूंसी, और सोनीपत और रोहतक को हुड्डा जी बार बार क्लेम करते रहे कि मेरे जो मेन एरियाज में है इसको मानते रहे, चौधर की लड़ाई का नाम बार बार लेकर जनता को बहकाते रहे। लेकिन हमने देखा लोकसभा में किस तरह से जो बाबू बेटा है, चाहे दीपेंद्र हुड्डा है चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली गई। कहीं ना कहीं जनता ने उनको आईना दिखाया, लेकिन फिर वो दोबारा विधानसभा में कहीं ना कहीं बहकाने में कामयाब रहे कि चौधर की लड़ाई है, मेरी जो है नाक का सवाल है। तो कहीं ना कहीं बड़ौदा में इस वजह से श्री कृष्ण हुड्डा जी दोबारा से जीत कर आए। लेकिन अब जो स्थिति है, मैं ये मानती हूँ कि जनता समझ रही है कि डबल इंजन की सरकार चाहिए, प्रदेश में भी हो, बड़ौदा में भी हो, और देश में तो है ही। तो विकास के लिए सब जरूरी है। उन्होंने देखा कि किस तरह से जो मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने पूरे हरियाणा में एक नजर से विकास कराया, कोई भेदभाव नहीं करा उन्होंने। और जब वो एक नजर से देखते हैं पूरे हरियाणा में, अगर वो विकास करवा रहे हैं, तो प्रदेश की जनता को भी लगता है, बड़ौदा की जनता को भी लगता है कि अगर भाजपा का विधायक होगा तो हमारी जो स्पीड है वो बनी रहेगी, वहां पर कहीं पर भी ब्रेक नहीं आएगा। हालांकि हम सब जगह एक साथ समान विकास करा रहे हैं, तो वो विश्वास जो है वो जनता का यहाँ पर दिखाई देगा। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से बीजेपी यानी गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा, कृषि बिलों पर यहाँ पर जनता मुहर मारेगी, आप ये कहना चाहती हैं? जी, बिना किसी शर्त कमल का जो प्रत्याशी होगा वो जीतेगा। अभी तक तो तय नहीं हुआ वंदना जी, कमल का प्रत्याशी होगा कि चाबी का प्रत्याशी होगा, तय नहीं हुआ अभी। आप इस चीज को समझिए, कमल का है या चाबी का है, गठबंधन सरकार तो है ना जी, तो उसका ही जीतेगा। चलिए मैं अजय गुलिया जी से जानूंगा लगातार। अजय गुलिया, आपकी पार्टी ये कहती रही गठबंधन का प्रत्याशी होगा, अब वो कौन होगा इसको लेकर अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन जिस विकास की बात आपकी पार्टी और गठबंधन में आपकी पार्टी जिस के साथ सरकार बना रही है बीजेपी और जेजेपी, विकास की बात कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि जो विकास का दावा, किसानों के हितैषी बिलों की बात सरकार करती है उस पर यहाँ की जनता मुहर लगाएगी? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ जो ये जो इलाका है, ये कुछ समय पहले तक, यानी थोड़ा समय निकालते हैं तो चौधरी देवीलाल की विचारधारा से ज्यादा प्रभावित उम्मीदवार यहाँ पर जीतते रहे। हालांकि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत जरूर मिली है, पर इनेलो की विचारधारा, जेजेपी की विचारधारा, या यूं कहूं कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा मुख्यतः यहां से जीतती रही है। क्या कहेंगे? इसके लिए मैं बार-बार धन्यवाद दूंगा बड़ौदा की जनता का जी। लेकिन आप ये रिजल्ट कोई भी हो, जीत बड़ौदा की जनता की होगी। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि जिस प्रकार से आज कांग्रेसी लोग अपना विरोध कर रहे हैं, जिन बातों को लेकर के वो कहते थे कि ये चीजें अगर हो जाएं तो किसान का भला हो सकता है, स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा उन मुख्यमंत्रियों की कमेटी के चेयरमैन थे, तब ये सिफारिशें उन्होंने प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह, जिनका की आज जन्मदिन भी है, उनके सामने रखी थी। अगर ये चीजें हो जाएं तो किसान का भला हो जाएगा, वो ये मानते थे। लागू नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने कमेटी की एक फाइंडिंग थी कि ये चीजें अगर लागू होंगी तो किसान का भला होगा, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए। आज वो सारी चीजें लागू हो रही है, उनको किस बात की आपत्ति? इसका मतलब वो तब किसानों के लिए गलत सिफारिश कर रहे थे। ये वही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की पैरवी कर रहे हैं। हाँ। जब ये चेयरमैन थे जिनको लागू करना था, तब अपनी टेबल पे रखे रहे। बताएं हरियाणा के किसान को कि 7 साल हरियाणा प्रदेश के किसानों को क्यों धोखे में रखा है? जब ये लागू कर सकते थे, क्यों लागू इन्होंने नहीं? ये सारी चीजों के जवाब देंगे। आप ये मानते हैं कि कृषि बिलों का आप लोगों की तरफ से जो समर्थन किया गया उसका किसान समर्थन करेंगे? आपको लगता है ऐसा
क्योंकि जो यहाँ की विचारधारा सोच है गुलिया साहब, यहाँ की जो सोच है वो कृषि प्रधान सोच है पूरे हरियाणा की, और इस इलाके में चौधरी देवीलाल की सोच का दबदबा रहा है, तो ये माना जाए कि वो दबदबा अब भी नजर आएगा और किसान मानेंगे कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है जो कुछ हो रहा है। शमशेर भाई, किसी भी राजनीतिक दल के किसी का समर्थन करने से या किसी राजनीतिक दल के विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें तो हरियाणा प्रदेश की, और अब जहां चुनाव है, बड़ौदा विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को पता है कि भूपेंद्र हुड्डा ने कितना नुकसान उन लोगों का किया है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, कितना नुकसान बड़ौदा हल्के का हुआ है, और इन बिलों से क्या फायदा हो सकता है। किसी राजनीतिक दल के विरोध या समर्थन में आने से कुछ नहीं होगा। ये लोग जानते हैं कि कौन उनका हितैषी है और कौन उनका दुश्मन है। उसको लेकर के बड़ौदा हल्के की जनता वोट करेगी, और मैं ये सुनिश्चित कर देता हूँ, जीत बड़ौदा हल्के की होगी, जीत गठबंधन के उम्मीदवार की होगी। चलिए, गठबंधन के उम्मीदवार की होगी। और ये मुहर जो देखिए, हम बात इसलिए आज कर रहे हैं, जिस बात को लेकर सरकार ये कह रही है कि कृषि बिलों का किसानों ने समर्थन कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि 90 से 95% किसान जो है वो अपनी फसल की कटाई में कढ़ाई में व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने नकार दिया है इस विरोध को जो कांग्रेस कर रही, विपक्ष कर रहा है, ऐसा आरोप सरकार लगाती है, गठबंधन सरकार लगाती है। मैं इस बात को लेकर रमेश बामल जी से पूछूंगा। बामल साहब, आप लोगों ने क्यों नहीं विकास किया? जैसे कि बात अब हो रही है, आप लोग विकास करते तो फिर सरकार आप लोगों की बन जाती, ऐसी बात की जा रही है। शमशेर जी, कांग्रेस ने शुरू से ही विकास किया है, ऐसी कोई बात ही नहीं कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया। लेकिन जो वंदना जी ने जो बात कही कि विकास के दम पर हम वोट मांगेंगे, इन्होंने ये तो बताया नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास क्या किया। कोई विकास किया ही नहीं आज तक। कोई एक चीज बता दे विकास किया। नंबर 2, सीट है, ये कांग्रेस का गढ़ है। पहले भी कांग्रेस थी, आज भी कांग्रेस है। अब ये सुनने पे सुहागा हो गया जो ये किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश लेके आए हैं, तो इतनी बुरी तरह से हारेगी कि जमानत भी जब्त हो जाए गठबंधन की तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शमशेर जी, एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा। अभी जो बिहार के चुनाव की जो तारीख फिक्स की है चुनाव आयोग ने, तो लगता है कहीं न कहीं चुनाव आयोग भी अपनी परंपरा को भूल गया है। क्योंकि जब भी उपचुनाव हुए हैं तो सभी स्टेटों में उपचुनाव एक साथ हुए हैं। तो अब इनकी जो घोषणा होगी अभी बड़ौदा उपचुनाव की तो और मध्य प्रदेश की, तो इन्होंने तारीख भी तय नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग भी अपनी जिम्मेवारियों से कहीं पे भटक गया है, परंपराओं को नकार कर। तो इससे साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि इनकी जमानत ना जब्त हो जाए। और मैं जवाब देना चाहूंगी, आऊंगा आपके पास, वेट करें। भारतीय जनता पार्टी में आज फूट है। इनके एमएलए नाराज है इस बात से कि ये जो तीनों अध्यादेश हैं ये किसानों के खिलाफ हैं, और किसानों के खिलाफ इन्होंने एडमिट भी किया है। और बाद में इन्होंने अपने डुल साहब ने भी कहा कि जी ये तीनों अध्यादेश किसानों के खिलाफ हैं और ये जमाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बावजूद इन सारी चीजों को यदि हम कंसीडर करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने के पूरे लेकिन रमेश बामल जी, जैसा आप बात कर रहे हैं वैसे आपके अध्यादेश, आपकी माफ कीजिए, आपके मैनिफेस्टो में ऐसी चीजें थी। ये बात सरकार लगातार कह रही है। बोलिए साहब, एक मिनट जी। मेरे पास 2019 का मैनिफेस्टो मेरे पास पड़ा, जो ये चीज कहते हैं ये बिल्कुल गलत कहते हैं। आज तक शुरू से हिस्ट्री उठा के देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान, मजदूर और आड़ती, जो एक 36 जो इस तरह के जो लोग हैं, हर आदमी के विकास के लिए कार्य किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जात पात या धर्म की राजनीति नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के पास सिवाय जातिवाद और धर्म के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, शंभू भद्र जी के पास भी जाएंगे। लेकिन शंभू जी, छोटा सा कमेंट एक बार सुखबीर तंवर जी से ले लेते हैं, भी जुड़े हमारे साथ। सुखबीर जी, स्वागत है आपका भी। इंडियन नेशनल लोकदल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो या चौधरी देवीलाल की परंपरा की संवाहक रही है ये सीट,
पिछले कुछ समय से जरूर कांग्रेस रही है यहां से जीत, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो क्या कहते हैं? इनेलो जो किसानों की बात करती है, क्या ये माना जाए कि इस बार के जो किसान हैं वो या तो सरकार के साथ है कृषि बिलों को लेकर या फिर विपक्ष के साथ हैं? शमशेर जी, निसंदेह जिस प्रकार से कांग्रेस पहले इसी प्रकार के बिल लेके आई थी और आज भारतीय जनता पार्टी वही किसान विरोधी बिल लेकर आई है, और जिस प्रकार से चलो राष्ट्र में तो विरोध है ही है, और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में विरोध है, तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस किसानों का विरोधी बिल लाकर आज जिस प्रकार से बड़ौदा में चुनाव है और पूरा का पूरा किसानी खेती पे आधारित हल्का है, और जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह जी हर गांव में जाके लोगों से मिल चुके हैं, और आपने भी देखा होगा जिस प्रकार का बहुत ही एक बेहतरीन रेस्पॉन्स मिला है। निसंदेह जो अतीत की हमारी परंपरागत ये सीट रही थी, कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, चाहे ये जितना मर्जी बुरगलाने का प्रयास करें, बड़ौदा की जीत तय है। अतीत के सारे कीर्तिमान हटा के हम अपने ही रिकॉर्ड बड़ौदा में तोड़ेंगे, इस बात को आप मान ले। और जिस प्रकार से ये बरगलाने का भरमाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी किसानों को कर रही है, और हरियाणा में साथ में जननायक जनता पार्टी इनकी पीछे लघु बनी हुई है, जिस प्रकार से अनेक भारतीय जनता पार्टी के नेता और जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने मुखर होकर किसानों का समर्थन किया है, कहीं ना कहीं इस बात का परिचायक है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से किसानों को हितों पे कुठाराघात किया जा रहा है, ठीक है, हरियाणा का किसान और खास तौर पर बड़ौदा का किसान भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को समक्ष आएगा। जी शंभू भद्र जी, आपने सभी लोगों को सुना और मैं चाह रहा था कि एक बार आप सबको सुन लें और उसके बाद आपका कमेंट में चाहूँगा। जो बातें आज हम कर रहे हैं और सरकार विकास की बात करती है, विकास को लेकर अभी फिलहाल कुछ घोषणाएं भी की गई हैं, विश्वविद्यालय बनाने की बात हुई, IMT की बात हो रही है, सड़कें जो टूटी फूटी बड़ौदा हल्के में हम जब 2019 का विधानसभा चुनाव कवर कर रहे तो देखा हमने किस तरह से हालात वहां पर हैं। जल भराव एक बड़ा मुद्दा यहां पर रहा, लोगों की शिकायत रहती है, लेकिन अब सरकार कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे। ये चीजें कितना काम करेंगी या फिर ये सब एक तरफ रह जाएगा और कृषि बिल यहाँ पर अपना प्रभुत्व छोड़ेंगे, अपना प्रभाव छोड़ेंगे? देखिए, जो बीजेपी का ये जो सीट है अभी कांग्रेस के पास है, तो दबाव कांग्रेस पे है उस सीट को वापस पाने का। दूसरा कि बीजेपी के लिए अब ये गेम की स्थिति है कि अगर वहाँ पे वो अपनी जगह बना पाती है तो पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी वहाँ पे अपनी सीट लेगी। अब रही बात विकास की, तो बीजेपी का अगर आप एक ट्रेंड देखें कि बीजेपी खास करके जो सरकार है, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, कोई भी विकास का पैकेज है वो वही जारी करती है जब आगे चुनाव होने वाला हो। जैसे बिहार में देखा आपने कि बिहार में चुनाव है तो कई सारे ताबड़तोड़ योजनाओं की शिलान्यास किया गया, घोषणाएं की गई। उसी तरह से बड़ौदा में मान लीजिए विकास उनको आज याद आई, पिछले 6 साल से सरकार है बीजेपी की राज्य में, और बड़ौदा की सड़कें और गलियां और उनको पता नहीं है, ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि वहाँ विपक्ष के विधायक थे। तो विकास में कहीं न कहीं तो आप जो समान विकास का जो दावा करती है सरकार, निश्चित रूप से समान विकास सरकार नहीं कर रही है। अगर ऐसा करती तो वहाँ पे आपको गड्ढे और वो सड़कें की स्थिति ऐसे देखने को नहीं मिलते। और जो विकास योजना है आज चुनाव से पहले सरकार घोषित कर रही है कि राइस मिल लेके आएगी, IMT है, ये है, वो है, ये वो 1 साल पहले कर सकती थी, 2 साल पहले कर सकती थी। बड़ौदा तो कोई आज नया विधानसभा चुनाव बना नहीं है, बहुत समय से विधानसभा चुनाव है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि वहाँ पे चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, विकास को लेके सबका अपना एक राजनीतिक नजरिया है, और जनता के लिए कोई सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है ऐसा नहीं है, आपको हर जगह ये चीज दिखेगा। दूसरी बात ये किसान की बात है, तो कांग्रेस मान लीजिए कि आप देखिए कि 50 साल सत्ता में रही है, किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस के अगर टाइम को आप देखें तो आपको 50 साल वक्त मिला, जो जिस पार्टी के टाइम में हरित क्रांति इस देश में आया 1960 के दशक को याद कीजिए, और उसके बाद आज की स्थिति में देखिए
कि 1960 के किसान ज्यादा खुश थे बनिस्पत की 2020 के किसान। तो इसका मतलब है कि इतने सालों में चाहे सरकार किसी की रही हो, किसी ने किसान के स्थिति को और बदतर बनाते गए हम अपने कृषक को। जो क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाला है, जो क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर है, जो कि आपको अनाज और तमाम चीजों में आपको राज्य तक पेट भरता है, उस वर्ग के लिए चाहे किसी की सरकार हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, केंद्र में जिसकी भी सरकार रही हो, कोई भी हमारे पास आज के टाइम में बढ़िया नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है हमारे पास, जो कि हम क्या करना चाहते हैं। इसी 3 बिल का जो विरोध हो रहा है, तो कांग्रेस भी अपनी राजनीति कर रही है और बीजेपी भी अपनी राजनीति कर रही है। इस बिल से कृषि क्षेत्र का काया पलट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक प्लेयर को हटा के दूसरे प्लेयर को ला रहे हैं, तो इससे जेन्युइनली विकास नहीं होगा। अगर सही में किसानों की सरकार हितैषी है, तो ये दिल्ली में और चंडीगढ़ में नीति बनाने से छोड़ के आप ग्राउंड पे आइए, देखिए कि हो क्या रहा है। आप यूरिया, खाद, फलना, जितना भी आपका देखिए एग्रीकल्चर का इंग्रेडिएंट्स है, जितने भी कृषि में चीज है, उनके दाम कहाँ से कहाँ बढ़ जाते हैं, उनकी सब्सिडियां खत्म कर दी जाती है। तो किसानों की हालत तो लगातार खराब होती गई है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। बिल्कुल शंभुभद्र जी जवाब लेते हैं। मैं वंदना पोपली जी आपसे पूछना चाहूंगा, विकास तात्कालिक क्यों, ऐसे मौकों पर क्यों विकास की सौगात दी जाती है, जो इस वक्त शंभुभद्र जी बता रहे हैं, केवल बीजेपी नहीं कांग्रेस पार्टी को लपेटे में ले रहे हैं कि किसान की हालत अगर सुधारनी होती तो फिर ये सारी चीजें कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं की। आज बीजेपी जो बात कर रही है वो बहुत ज्यादा परिवर्तन इससे नहीं आएगा। देखिए शमशेर जी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, वक्त आपके पास एक मिनट। वंदना पोपली जी, मुझे और गेस्ट को 1-1 मिनट और लेना है, सिर्फ आपके पास 1 मिनट है। चलिए, सबसे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो बात कर रहे थे कि बड़ौदा जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन वो 10 काम नहीं गिनवा पाएंगे। वो मुझे कह रहे हैं कि विकास के कार्य गिनाए, वो 10 काम नहीं गिनवा पाएंगे। अगर आप बात करते हैं विकास कार्यों की, तो आपको बताना चाहूंगी कि मनोहर सरकार 1 में भी वहाँ पर हमने अपनी तरफ से बहुत काम करवाए, जबकि मैं जब भी मंत्रियों से मिली तो मुझे ये जवाब मिला कि कभी भी वहाँ के विधायक हमारे पास किसी काम को लेकर नहीं आए, लेकिन अपने लेवल पे जो काम कराए वो मैं आपको बता देती हूँ। 19 ग्राम सचिवालय बनाए गए, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से 50 गांव जोड़े गए, 60 नए अटल साझा केंद्र जोड़े गए, 68.31 किलोमीटर सड़क बनाई गई, 66.12 किलोमीटर मरम्मत कराई गई, 8 बूस्टिंग स्टेशन बनाए गए, 70 किलोमीटर लंबी पीने की पाइप की लाइन डाली गई, 23 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए, 12 गाँव में खेल व्यायामशाला बनाई गई और 6 खेल नर्सरियां। ये बहुत लंबी लिस्ट है, जितना मैं आपको सुनाती जाऊंगी। और अभी भी आप देखेंगे कि लगातार कार्य जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में हो रहे हैं। एक चीज और आपने यहाँ पर नोटिस करा होगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता बोले कि सोने पे सुहागा हो गया कृषि बिल। मतलब इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है, इनको ये है कि हमारे इलेक्शन में कितना फायदा हो रहा है। आपके जैसे कोई मीडिया के भाई हैं, उन्होंने किसान से पूछ लिया कि कृषि बिल के बारे में क्या कहना चाहते हो, तो बोले कि आप बताइए कांग्रेस क्या कह रही है, ये तो कांग्रेस विरोध कर रही है। तो किसान बोला फिर तो ये हमारे फायदे में है, जिसका विरोध कांग्रेस करती है वो हमारे फायदे में होते हैं। अभी यहाँ पर उन्होंने अपने घोषणा पत्र को नकार दिया, वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, 2019 के घोषणा पत्र में। चलिए 1 मिनट, ठीक है वंदना जी, बात होगी आपकी, मैं रोकूंगा, मुझे वक्त हर किसी को देना है। गुलिया साहब जी जल्दी से बोलिए सर। देखिए शमशेर भाई, हरियाणा प्रदेश के अंदर एक कहावत मशहूर है कि लिप्तम के आगे बख्तम की नहीं चलती। ये 2019 का इनका कांग्रेसियों है मैनिफेस्टो, इन कांग्रेसियों का, इसके अंदर स्पष्ट लिखा है कांग्रेस उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कि कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। हम बड़े गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ किसान बाजार की स्थापना करेंगे, जहां किसान बिना किसी प्रतिबंध के अपनी उपज बेच सके। और 1955 के भंडारण का जो एक्ट है उसके अंदर हम संशोधन करेंगे, ये स्पष्ट इन्होंने लिखा है। और मैं एक चीज और आपके टीवी चैनल के माध्यम से शमशेर भाई कहना चाहता हूँ, जो लोग जिनके राज के दौरान 3 रुपए और 6 रुपए और 2 रुपए के चेक विधवा बहनों को मिले हो, किसानों को मिले हो, वो किसान हितैषी कैसे हो सकते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। पंजाब में मैं लिखित एविडेंस आपको दिखा रहा हूँ, पंजाब के अंदर मैं आपको जिले बता दूं, जलंधर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, बरनाला, कपूरथला, अमृतसर, एसपी नगर, होशियारपुर,
यहाँ पर पेप्सिको नामक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है और ये पंजाब के अंदर ढोंग करते हैं कि हमने इसको बैन करने का काम किया। ये ढोंगी किस्म के लोग हैं। ठीक है। ये टीवी पर बैठ करके झूठ बोलने ठीक का है काम करते हैं। जी। गुलिया साहब, ये छोटा सा evidence के कमेंट साथ बामल जी बात से। करें। ठीक है, वक्त मुझे के ख्याल साथ रखना बात पड़ेगा। बामल साहब जल्दी से बोलिए, आप लोगों पर आरोप लग रहा है ढोंग कर रहे हैं, और भद्र साहब ने भी कहा, शंभू जी ने भी कहा, शंभू भद्रा जी ने भी, कि आप अगर विकास करते तो आज फिर किसान को इस तरीके से सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता, उसकी हालत बेहतर होती। 1960 के किसान से 2020 का किसान ज्यादा परेशान है। अरे शमशेर जी, ये सड़कों पे उतरने की नौबत भारतीय जनता पार्टी और जसपा गठबंधन सड़क पे तो है। और जो आप ही मोदी लोग जी ने हैं। ये काम किए हैं तभी किसान सड़क पे आए हैं। कांग्रेस सरकार में कभी किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी बामल जी को बिजली की सुनाए, ठीक समस्या है। नहीं रही, कभी खाद बीज की नहीं रही। ये झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस के राज में इन्होंने कुछ नहीं किया। आप ये झूठ बोल रहे हैं आपके सामने कि ये सड़कों पे क्यों आए, क्या कांग्रेस राज में आए? जब इन्होंने जब किसानों का शोषण किया, इस तरह के अध्यादेश लेके आए, उसके बाद किसान सड़कों पे आए हैं। और कांग्रेस तो हमेशा किसान और मजदूर के हित में रही है, और कांग्रेस तो फिर इनकी सपोर्ट में आई है, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और जब तक ठीक ये है। अध्यादेश वापस छोटा सा कमेंट आपसे, सुखबीर तंवर जी, छोटा सा कमेंट आपसे जल्दी से। विगत के 5 साल जो भाजपा की सरकार थी, अभी जो 10 साढ़े 10 महीने की सरकार भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी की है, इन्होंने 10 महीनों में 10 बड़े घोटाले करे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं किया। धान घोटाला, खनन घोटाला, ओवरलोडिंग घोटाला, किलोमीटर स्कीम घोटाला, एससीबीसी छात्रवृत्ति घोटाला, प्रश्न पत्र लीक घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला और शराब घोटाला और पीपीई किट घोटाला और राशन घोटाला लॉकडाउन के दौरान, ये इनके घोटाले, ये इनका जो परिणाम है वो बड़ौदा की जनता इनको देगी। चलिए, छोटा सा कमेंट शंभू भद्रा जी, 30 सेकंड, सबको आपने सुना। वक्त का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। चर्चा इस प्रकार की रोज हम करेंगे क्योंकि बड़ौदा का उपचुनाव बहुत कुछ तय करेगा। क्या कुछ तय कर सकता है शंभू जी? देखिए, बड़ौदा का चुनाव जो है तो बीजेपी और जेजेपी सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट है मेरी नजर में, क्योंकि वहाँ उनकी सीट पहले से नहीं है और जेजेपी पे गठबंधन में रहने का फायदा मिलता है बीजेपी को या नहीं मिलता है, ये भी वहाँ पता चल जाएगा कि इलेक्शन में क्या हो रहा है। बाकी कांग्रेस पर दबाव है सीट बचाने की। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंभू भद्र जी, आपका भी। वंदना पोपली जी, आपका बहुत बहुत आभार। गुलिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बामल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुखबीर तंवर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हम बात कर रहे थे कि बड़ौदा उपचुनाव में मुद्दे कौन से हावी रहेंगे। सरकार विकास की बात करती है, विपक्ष विरोध कर रहा है कि विकास नहीं हुआ। कृषि बिलों को लेकर लगातार विपक्ष का आरोप है कि यह सब जो किया जा रहा है वो व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन नाक का सवाल बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव बनेगा, इसमें संदेह नहीं है। कांग्रेस के लिए सीट बचाना एक बड़ी चुनौती होगी और सत्ता पक्ष के लिए गठबंधन में इस सीट को निकालना भी कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन देखना होगा ये सीट क्या क्या चीजें तय करती है, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।